किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। बहुत अच्छा समझा रही हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने आपको इसका ऑनसेट ड्यूरेशन बताया ना कि इसका ऑनसेट एज जो है प्राइमरीली 12 to 13 ईयर स्टार्ट होता। ठीक है, जब इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में इन हो रहा होता। ठीक है, यू समझ लें सोशल सर्कल वास्ट हो रहा होता। फैमिली भी है, इन्फ्लुएंस भी है, सोसाइटी भी है, रिलेशनशिप्स भी हैं। ठीक है, वो सब कुछ उसे देखकर अब चलना है। जैसे अब फिर हम बच्चे को कहना शुरू हो जाते हैं अब तुम बड़े हो गए हो। ठीक है, इसी तरह ऑनसेट एज तो ठीक है, लेकिन ऑफसेट अगर एज की बात की जाए तो वो इसकी कोई नहीं। ये किसी भी लाइफ पीरियड में कहीं पर भी लेटर ऑन ये डिस्प्ले हो सकता है। ठीक है जी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। लेट मी शेयर अ केस विद यू गाइस कि एक केस कुछ अर्सा पहले अमेरिका में अपीयर हुआ कि जहां पर एक इंडिविजुअल को रखा गया था फॉर द न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर। डायग्नोसिस था ऑल्जाइमर्स, ट्रीटमेंट चल रहा था ऑल्जाइमर्स का। बट पेशेंट पे एक कन्विक्शन था कि उसने एक मर्डर किया है। बट अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर एक इंडिविजुअल साइकोलॉजिकली एबनॉर्मल हो या एवेलुएशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स ना आया हो तो क्या है, आप पेशेंट को गिल्टी कंसीडर नहीं कर सकते, उसको गिल्ट पेनाल्टी नहीं दे सकता। ठीक है, तो अब उस केस में क्या होना शुरू हो गया कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम नर्सेस ने ये चीज आइडेंटिफाई की कि इसको बाकी सारी चीजें तो याद रहती हैं। इसको ये जब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा होता है तो इसको पुराने एक्सपीरियंसेस भी याद होते हैं, इसको न्यू भी याद होते हैं। इसको सुबह क्या खाया वो भी याद है, इसको एक हफ्ता पहले क्या खाया था वो भी याद है, इसकी फेवरेट डिश क्या है इसको वो भी याद है। ठीक, तो वहां पर फिर ये देखा गया कि द प्रॉब्लम वाज एक्चुअली मिलिंगरिंग। वहां ना तो कन्वर्जन था, ना ही न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर था, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर नहीं था। वहां क्या इश्यू था, वहां मिलिंगरिंग थी। ठीक है, इसी तरह कन्वर्जन खुद को कहीं पर भी किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है। दैट विल डिपेंड कि उसके ट्रिगर फैक्टर्स क्या हैं और कॉन्फ्लिक्ट की नेचर क्या है। ठीक है, एम आई क्लियर? जी। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कन्वर्जन डिसऑर्डर जितना अर्ली प्रेजेंट हो उतना ही आइडेंटिफिकेशन, उतना ही अर्ली ट्रीटमेंट बेस्ट होता है। लेटर एजेस में क्या है, यूं समझ लें कि इंडिविजुअल जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ना, तो हमारे बुजुर्ग अक्सर कहा करते हैं कि मैंने ना दुनिया को देखा है, मेरे जितना तजुर्बा नहीं है तुम लोगों को। ठीक है, इसी तरह क्या है, वो इंडिविजुअल भी लर्न कर रहा है एक्सपीरियंसेस से। वहां फिर एज गैप भी आएगा, वहां सोशल इन्फ्लुएंस भी आएगा। वहां पर क्या है, वो इंडिविजुअल आपको रिस्पॉन्स करता है, नेचुरली आपको रिस्पॉन्स करते हुए ऑब्वियसली वो देखेगा सोशल डिजायरेबिलिटी फैक्टर को। मेरी ये बात से ये मुझे पागल ना समझे, नॉर्मली पेशेंट के माइंड में यही चल रहा होता है। ठीक है, तो अडल्ट्स में इसको आइडेंटिफाई करना रिलेटिवली बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू द अर्ली एडोलेसेंस। अगर सिम्टम्स देखिए, सिम्टम्स कहीं ना कहीं प्रेजेंट होती हैं, लेकिन डिपेंड कर रहा होता है कि कितना मेजर ट्रिगर बना है डिस्प्ले होने के लिए। ठीक है, तो वो नॉर्मली फिर जब डिस्प्ले हो रहा होता है उस लिहाज से हमें देखना पड़ता। सो वी वर टॉकिंग अबाउट डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स।
डिप्रेसिव डिसऑर्डर से इसको डिफरेंशिएट करना इसलिए मुश्किल है, ओके आई एम सॉरी, अच्छा जी, डिप्रेसिव डिसऑर्डर से इसको आइडेंटिफाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि डिप्रेसिव डिसऑर्डर की हमने जिस तरह थ्योरी पढ़ी पीछे, कि बेसिकली इंडिविजुअल एक विशियस साइकिल से गुजर रहा होता है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या है, जिस तरह वहां पर फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे होते हैं, अगर आप में से जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ज्यादा इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना, डिप्रेशन के कुछ फिजियोलॉजिकल फीचर्स हैं, आइदर लॉस ऑफ एपेटाइट और वेट गेन, आइदर इरिटेबिलिटी और अ वेरी मच म्यूट बिहेवियर, ठीक है, साथ में क्या है, एक्सेसिव स्लीप और इंसोम्निया, ठीक है, इसी तरह डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कन्वर्जन में भी ऐसे प्रेजेंट हो रहे हैं ना, सेंसरी इश्यूज आ रहे हैं, तो वहां पर इसको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी होता है फ्रॉम द डिप्रेशन, ठीक है। पैनिक डिसऑर्डर्स आर द पार्ट ऑफ एंजाइटी, राइट, इट्स द पार्ट ऑफ द मैनिफेस्टेशन रिगार्डिंग द एंजाइटी, ठीक है, लेकिन कन्वर्शन में इंडिविजुअल को एंजाइटी आ रही है उसके पर्सनल अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट से, ठीक है, इंडिविजुअल को जो एंजाइटी वहां पर आ रही है वो बेसिकली उसके अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आ रही है, जो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और वो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स अपनी रेजोल्यूशन के लिए खुद को फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, बट इन केस ऑफ पैनिक डिसऑर्डर्स क्या होता है, सिम्टम्स नेचुरली कॉग्निटिवली न्यूरोलॉजिकली क्रिएटेड होते हैं विद अ पर्टिकुलर कॉज, ठीक है, स्टिमुलस में एंजाइटी होती है, पर्सनल परसेप्शन में एंजाइटी नहीं होती, इंडिविजुअल के पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स वहां इन्वॉल्व नहीं होते, वहां अनकॉन्शियस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। अगर हम कन्वर्जन के मेडिकल या यूं समझ लो कि इसके असेसमेंट की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है मेडिकल असेसमेंट, मेडिकल एग्जाम। आप लोगों को बहुत डिटेल में मैंने आज की क्लास दी है, दैट्स वाई थोड़ा सा टाइम डिले हो जाएगा, बट लेट मी बी स्पीडी वन। सबसे पहले फंक्शनल न्यूरो इमेजिंग की जाती है टू रूल आउट अदर न्यूरोलॉजिकल रीजंस, ठीक है, इसके अलावा कार्डियोलॉजिस्ट को जरूर चेक कराएं अगर पैनिक डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास पेशेंट आता है एरिथमिया के साथ, रीजन नहीं है एसवीटी साइनो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की भी कोई पर्टिकुलर सिम्टम नहीं है, बट पेशेंट को चेस्ट टाइटनेस का इशू आ रहा है, पेशेंट को यू समझ लें कि स्वेटिंग हो रही है, एक्सेसिव इरिटेबिलिटी है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है, ठीक है, तो वहां फिर एक कार्डियोलॉजिस्ट को उसे रेफर कर देना चाहिए फॉर द साइक एवेलुएशन। क्यों? क्योंकि अब नेचर ऑफ द प्रॉब्लम डिफरेंट है। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से एग्जाम क्लियर होना जरूरी है, जिस तरह हमने पहले बात की कि एट दैट पर्टिकुलर एडोलेसेंट एज पीरियड इंडिविजुअल के हार्मोनल इश्यूज आ रहे होते हैं, तो कहीं न्यूरोट्रांसमीटर्स या हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम तो रीजन नहीं है, इसको रूल आउट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है जी। असेसमेंट्स की बात की जाए तो पहले पर्टिकुलरली डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स जो हैं वो कन्वर्जन डिसऑर्डर के ये 2 पर्टिकुलर स्केल्स हैं जो मैंने मेंशन किए हैं, ठीक है। इसके अलावा जिस तरह हमने अपनी केस स्टडी में पढ़ा है, कन्वर्जन डिसऑर्डर का CSSI 8 या 24 दोनों स्केल्स अवेलेबल हैं, वो भी यूज किए जा सकते हैं। सिम्टम असेसमेंट 45 अगर यूज किया जाए तो उसमें कन्वर्जन डिसऑर्डर का पर्टिकुलर क्राइटेरिया मेंशन है, आप वहां से भी सब स्केल की मदद से उसको रूल आउट कर सकते हो। न्यूरो फिजियोलॉजिकल असेसमेंट की हमने डिटेल पे बात कर ली, क्यों जरूरी होती है। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट मैनेजमेंट पे। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका प्राइमरी गोल आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए, क्योंकि वही डिफरेंस क्रिएट करेगा और डिफरेंशिएट करेगा इसको बाकी डिसऑर्डर्स से। सेकेंडरी गोल एक तरह से यूं समझ ले इंडिविजुअल का कॉन्शियस गोल होता है, वो उसका बाय प्रोडक्ट होता है जो उसको एडिशनली मिल रहा होता है, ठीक है। मदद से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स, प्यार लाड, सारी बातें सारी फरमाइशें पूरी हो रही, ठीक है, जो वो मांग रही है उसको दी जा रहा है, इंस्टेंटली उसकी हर बात सुनी जा रही, ठीक है। फिर सीबीटी ट्रीटमेंट डिपेंड कर रहा होता है इंडिविजुअल की एज पे, ठीक है। नॉर्मली ये प्रेस्क्राइब किया जाता है, ये रिकमेंड किया जाता है कि आफ्टर द एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स आप सीबीटी यूज करें, उससे पहले एक इंडिविजुअल पे सीबीटी नहीं हो सकती।
क्यों? क्योंकि उसका कॉग्निटिवली माइंड इतना मेच्योर नहीं है टू अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो। ठीक है, सो दीज वर द पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स। अगर हम बात करें साइकोफार्माकोलॉजी की, तो नॉर्मली ये मेडिकेशंस हैं जो नॉर्मली दिए जाते हैं बाय द साइकेट्रिस्ट, जिसमें टॉफ्रेनिल है जो कि बहुत इफेक्टिव है लो डोसेज की फॉर्म में। लेकिन क्या है, ये उनकी डिप्रेसिव सिम्टम्स अगर मौजूद हों तो उनको डील नहीं करती। डिपेंड कर रहा होता है कि पेशेंट के सिम्टम्स में कोऑर्डिनेटिवली कौन कौन से सिम्टम्स प्रेजेंट है। ओलेंजापिन की हमने जिस तरह केस स्टडी की, उसमें ओलेंजापिन भी दी जा रही थी, लेकिन उसका इशू क्या है, बहुत मैनेजमेंट के साथ, बहुत कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग के साथ देनी पड़ती है, क्योंकि उसका रैपिड वेट गेन का इशू आता है। ठीक है, इसके अलावा आप पेशेंट के साथ सीबीटी कर सकते हो, उसके इमोशनल ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप उसके कॉग्निशन को जो है वो ऑल्टर करने की कोशिश कर सकते हो, जो भी कॉग्निटिव सिम्टम्स हैं उनको रेजोल्यूट करने की कोशिश कर सकते हो। सबसे पहले मैं ये प्रेफर करती हूँ कि इंडिविजुअल की इमोशनल सिम्टम्स ट्रिगर्स को जब आप आइडेंटिफाई कर लो तो उसके फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स पे काम करना शुरू कर दो, ताकि जब तक उसकी मेडिकेशन उसे स्टेबल करे तब तक आप उस पे कॉग्निटिव फैक्टर्स पे काम करना शुरू कर सको। ठीक है, उसके जितने भी सिक रोल बिहेवियर्स हैं उनको अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स की तरफ ऑल्टर करना शुरू कर दो। ठीक है, फिर जनरल जो काम है वो है आपका उसके रीअश्योर कराना, उसके स्ट्रेसर्स को देखना, उसके फैक्टर को रीअश्योर करना, उसके इन्वायरमेंट को रीअश्योर करना कि क्या इन्वायरमेंट सूटेबल है, या आपके जाने के बाद पेरेंट्स का वही तरीका कार है कि उसके लाड़ प्यार से उसकी हर बात मानी जा रही है, नॉन एडहेरेंस टू द ट्रीटमेंट चल रहा है वहां पर। ठीक है, और आपके सामने सिर्फ बातें मानी जा रही होती हैं आपकी। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है रीअश्योर करना। फिर अप्रोप्रिएट वर्कअप करें। ठीक है, पेशेंट को नॉर्मली मैं ये रिकमेंड करती हूँ, कन्वर्जन डिसऑर्डर के पेशेंट्स को हमेशा सेशन अकेले में लें, बच्चों को पेरेंट्स के सामने ना दें। पेरेंट्स के सामने उन्हें देखें ही नहीं। उन्हें प्ले थेरेपी करना है तो प्ले रूम में ले जाएं, अकेले डील करें, क्योंकि वहां वो बच्चा नेचुरल रिस्पॉन्स देगा आपको। वहां सिर्फ आप होंगे, वो होंगे, आपका इंटरेक्शन डायरेक्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा आप उनके साथ फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ काम कर सकते हैं। साइकोथेरेपीज में बात की जाए तो आप बेसिकली जिस तरह हमने पहले बात की, आप उनके इमोशनल बेसिस को कवर करो। ठीक है, साइकोथेरेपी में कन्वर्जन डिसऑर्डर के साथ बहुत वास्ट काम हो सकता है। हिप्नोसिस के थ्रू एडल्ट्स में ये जो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट लिखा गया है ये एडल्ट्स के लिए है। ठीक है, एडल्ट्स में नॉर्मली साइकोथेरेपी के ये वर्जन्स यूज किए जाते हैं फॉर द कन्वर्जन डिसऑर्डर। वो इंडिविजुअल या ग्रुप थेरेपी भी हो सकता है, वो उनके लिए बिहेवियर थेरेपी भी हो सकता है, लेटर ऑन हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी को भी यूज किया जाता है, टाइमलाइन थेरेपी को यूज किया जाता है, बायोफीडबैक को नॉर्मली अलोंग साइड द न्यूरोलॉजिस्ट यूज किया जाता है, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग कराई जा सकती है उनको, उनके लिए अमाइटल इंटरव्यू, ये बहुत एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटरव्यू है और इसको बहुत डिटेल में पढ़ा जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ आपको मेंशन कर दूं कि अमाइटल इंटरव्यू में बेसिकली आप इंडिविजुअल के साथ ऑन सेट बिहेवियर परफॉर्म कर रहे होते हैं टू अंडरस्टैंड हिज सेकेंड वर्जन। ठीक है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है माइंड का सेल्फ के साथ, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए अमाइटल इंटरव्यू इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है जी, यहाँ तक हमने कन्वर्जन की बात की। आज हमने कन्वर्जन डिसऑर्डर के डायग्नोसिस को देखा, उसकी बिहेवियरल मैनिफेस्टेशंस को, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स को देखा, हमने रूल आउट किया उसे डिफरेंट डिसऑर्डर्स के साथ। हमने बात की कि क्या क्या प्रोफेशनल जरूरी हैं, किन किन प्रोफेशनल से अक्सर मिसडायग्नोसिस हो सकता है कन्वर्जन का, और उस सूरत में उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है। हमने ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में साइकोफार्माकोलॉजी को भी देखा, हमने साइकोथेरेपी को भी देखा, और हमने बीइंग अ थेरेपिस्ट एंड बीइंग डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फैमिली, हमने अपने और फैमिली के रोल को भी देखा मैनेजमेंट में और ट्रीटमेंट में। यहाँ तक आज के लिए इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है।